हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक नंबर 46 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम इतिहास का पाठ 3 पढ़ेंगे, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। बच्चों, आप एंट्रीज करना तो बहुत अच्छी तरह जानते ही हैं। आपको डेट भी लिखनी है 20 अक्टूबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो देखिए, हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन। हिटलर ने कैसे जर्मनी में शासन किया था? बच्चों, आप सबने पिछली वर्कशीट में जाना था कि हिटलर ने एक सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था और धीरे धीरे उसने अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया था। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। जो हिटलर था, इसने जर्मनी में अपना शासन चलाने के लिए कुछ सुरक्षा दस्ते का निर्माण किया, मतलब कुछ ऐसे संगठन बनाए जिनके के कार्य अलग अलग दिए। जैसे कि एक संगठन का कार्य था विशेष निगरानी रखना, ठीक है, ध्यान रखना, निगरानी रखना, और दूसरे का कार्य था सुरक्षा दस्ता, मतलब सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया उस संगठन को। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स एसए के अलावा गोस्तापो मतलब गुप्तचर राज्य पुलिस, ये एक नए संगठन की स्थापना की इसने। एसएस मतलब अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा मतलब एसडी का भी गठन किया गया। तो ये सभी जो संगठन थे, ये हिटलर ने अपना शासन सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इन संगठनों की स्थापना की थी। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए। इनको बेहिसाब मतलब इनके जो अधिकार थे उनकी कोई लिमिट नहीं थी, ठीक है। इनको इतने अधिकार दे दिए गए, किसी को भी देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था, या किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता था, जेल में भेजा जा सकता था। इनको इतनी पावर दे दी थी इन सभी संगठनों को कि ये अपने आप ही उस व्यक्ति के हित में या अहित में फैसले ले सकते थे, और यहाँ तक कि इतने बड़े फैसले भी ले सकते थे कि उसे कैद गृह में भेज दें या फिर उसे देश निकाला दे दें। इतने बड़े बड़े फैसले भी ये संगठन ले सकते थे। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया, ठीक है बच्चों। जो राइनलैंड क्षेत्र जो था जर्मनी का, जो छीन लिया गया था, फ्रांस ने छीन लिया था, तो उसी क्षेत्र पर इसने दोबारा से कब्जा कर लिया था 1936 में। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। बच्चों, इसने क्या किया? ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इसने कौन से क्षेत्र को हड़पा था? चेकोस्लोवाकिया को। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। तो बच्चों, मैंने आपको एक वर्कशीट में समझाया भी था कि जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन सभी का यही मानना था कि हिटलर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और जो इसने राज्य हड़पे थे वो कौन से थे? चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया, इन दोनों राज्यों को जर्मनी में मिला लिया था। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। किस किस के साथ की थी? इटली और जापान के साथ। दो ये राष्ट्र हो गए, एक इटली, एक जापान, और तीसरा हुआ जर्मनी। तो इसलिए इस संधि को क्या नाम दिया गया? त्रिपक्षीय संधि का नाम दिया गया। 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इसने किस पर हमला कर दिया? सोवियत संघ पर। सोवियत संघ रूस पर हमला किया। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। वह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। बच्चों, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कैसे समाप्त हुआ था? उसमें हिटलर की पराजय हुई थी। हिटलर की पराजय हुई थी। जो जर्मनी का तानाशाही शासक था हिटलर, इसकी पराजय हुई और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था, ठीक है बच्चों। ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी नॉलेज ऑलरेडी होगी कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों व समाजों को अवांछित मान उनका सफाया करना शुरू कर दिया। और उसके बाद नात्सी जो थे, जैसे ही सत्ता में पहुंचे, उन्होंने क्या किया?
कि जितने भी नस्ल के लोग थे, जैसे बीमार थे उनको भी, और कुछ और भी समाज थे जिनको कि उन्होंने अवांछित मान लिया था। हम एक प्रश्न के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से समाज में लोगों को उन्होंने अवांछित माना था। यूथनेजिया मतलब दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया था। नाज़ी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ था। सबसे बुरा हाल किसका हुआ था? यहूदियों का। इनको भी अवांछित माना गया था। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे जो अपनी घनी बस्तियों घेटों में रहते थे। इनकी जो बस्तियां होती थी उनको घेटों के नाम से जाना जाता था। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। जो हिटलर था या जो भी नाज़ी थे उन सभी का क्या उद्देश्य था कि ये जो जितने भी यहूदी हैं इन सभी को समाप्त कर दिया जाए। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। जो नाज़ी थे इन्होंने यहूदियों को बहुत तरह से परेशान किया, बहुत प्रताड़नाएँ दी, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए, जो उनका रोजगार था वो छीन लिया और उन्हें से समाज से अलग थलग कर दिया। जो समाज था उससे उन्हें अलग कर दिया। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति भी अपनाई गई। और कहाँ ले जाकर? गैस चैम्बरों में। जो पोलैंड में बने हुए गैस चैम्बर थे वहाँ पर ले जाकर उन यहूदियों को मार देने की भी रणनीति अपनाई गई। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे आप इसमें जो मैप दिया है इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये जो येलो भाग है ये वाला, ये क्या है बच्चों? ये बृहत्तर जर्मनी है। ठीक है, ये जो जर्मनी का वो भाग है, जबकि जर्मनी ने यहाँ आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया इसे भी अपने उसमें मिला लिया था। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों यहाँ आप दूसरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। इस तरह से जो यहूदी थे उन्हें गाड़ी में भर कर ले जाया जा रहा था, है ना। और कहाँ ले जाया गया? गैस चैम्बरों में। गैस चैम्बर जहाँ पर गैस भरी हुई होती थी उन रूमों में ले जाकर उन्हें पूरी तरह से मार देने की रणनीति भी जर्मनी के नाज़ियों ने और हिटलर ने बनाई थी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आज की वर्कशीट। अब वर्कशीट पर आधारित यहाँ जो प्रश्न दिए गए हम वो प्रश्न समझते हैं और उनके उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? तो बच्चों पहले प्रश्न का आंसर है हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए गेस्टापो का मतलब गुप्तचर राज्य पुलिस, और दूसरा संगठन बनाया एसएस मतलब अपराध नियंत्रण पुलिस, तीसरा था एसडी मतलब सुरक्षा सेवा आदि संगठन बनाए जिससे कि जर्मनी में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो सके। ठीक है बच्चों, ये जो 3 संगठन थे ये हिटलर के द्वारा बनाए गए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे? अवांछित, जिनकी की आवश्यकता नहीं थी उन लोगों को। नाज़ी सोच के अनुसार जर्मनी आर्यों के अलावा अन्य सभी नस्लें विशेषकर यहूदी तथा जिप्सी, बीमार तथा विकलांग आदि लोग अवांछनीय थे। मतलब कि जर्मनी में इन लोगों की आवश्यकता ही महसूस उन्होंने नहीं की। तीसरा प्रश्न है, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड पर आक्रमण किया। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को तो अपने राष्ट्र में मिला ही लिया था। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था? तो देखिए, नाज़ी सोच के अनुसार यहूदी अवांछनीय थे। अवांछनीय मतलब जिनकी की समाज में आवश्यकता नहीं थी। उनको तरह तरह से डराया जाता था, उनकी आजीविका छीन ली गई थी, उन्हें समाज से अलग कर दिया गया था और 1942 के बाद उन्हें पोलैंड के गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की भी रणनीति अपनाई गई थी। तो इस तरह से यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार बहुत ही बुरा हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नजर आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो बच्चों आप अपने आसपास देखिए, अगर आपके घरों के आसपास या जिस माहौल में आप रहते हैं वहाँ पर अगर किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो आप वो लिखेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है कि हमारे समाज में आर्थिक स्तर को आधार मानकर भेदभाव किया जाता है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये मध्यम वर्ग है, ऐसा सोचा जाता है ना।
फिर जो अमीर लोग होते हैं वो जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ कोई भी संपर्क नहीं रखते हैं, तो उनके साथ भेदभाव रखते हैं। इसे दूर करने के लिए हम सभी को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करेंगे। इसमें पूछा है कि आप क्या प्रयास कर सकते हैं इस अव्यवस्था को सही करने के लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सभी को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करेंगे, और अगर सभी शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी भी दूर होगी, और जब सभी को उचित रोजगार मिल जाएगा तो आर्थिक स्तर में भी लगभग समानता आएगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट के सभी प्रश्न उत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।